फंडामेंटल एनालिसिस आप ग्रो ऐप में कैसे कर सकते हो ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। पर सिर्फ मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप कैसे फंडामेंटल देख सकते हो, पर ये भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे कौन सी चीज़ों को रीड करना है। जैसे पी रेशो को कैसे देखना है, बैलेंस शीट वगैरह को कैसे पढ़ना है, एसेट्स, लायबिलिटीज़, ऐसे कई सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों 15 मिनट में तो कोई भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं सिखा सकता, पर मैं आपको एक चेकलिस्ट दे सकता हूँ जिसके कारण आप कोई भी कचरा स्टॉक में तो बिल्कुल भी अपना पैसा नहीं लगाओगे। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आइए शुरू करते हैं। तो एक दो कंपनीज का एग्जांपल मैं आपको लेकर बता दूंगा, तो कोई चिंता मत करिए आप। तो सबसे पहले सर्च बार हम ओपन कर लेंगे और जो कंपनी का हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो है ICICI बैंक। तो काफ़ी लोगों को पता भी होगी, ये बैंक काफ़ी पॉपुलर बैंक है और काफ़ी अच्छी बैंक है फंडामेंटली। तो ICICI बैंक का स्टॉक हम ओपन कर लेंगे। अब काफ़ी लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी कोई स्टॉक उनको दिखता है वो सबसे पहले उसका चार्ट देखते हैं। तो एक साल में अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 26% के रिटर्न्स इसने पिछले साल दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। अब पिछले एक साल में इसने 26% रिटर्न दिए हैं। अब हम रीज़न देखेंगे कि क्या ये चीज़ें इसके बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो क्या इसके जो फंडामेंटल्स है ये भी हमें सेम स्टोरी बता रहे हैं जो इसने रिटर्न्स दिए हैं। तो ये भी हम आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको ओवरव्यू देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको 52 वीक लो और 52 वीक हाई देखने के लिए मिलता है। अब काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि जब अगर स्टॉक 52 वीक लो के आसपास हो तो वो लोग खरीदने को दौड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं। दोस्तों आपको एक बात समझनी है, अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई से 52 वीक लो पर आया है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, तभी वो 52 वीक लो पर आया है। हाँ, इन केस मार्केट के करेक्शन के साथ आया है, मार्केट क्रैश कर रही है और आपको कोई अच्छा क्वालिटी स्टॉक जिसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और वो 52 वीक लो के आसपास अगर मिल रहा है तो फिर वो टोटल अलग सिनेरियो है। पर अगर मार्केट स्टेबल है, सारी चीज़ें बाकी की कंपनीज अच्छी कर रही है, जो इसके कंपीटर्स है वो अच्छा कर रहे हैं, और फिर भी अगर स्टॉक 52 वीक लो के आसपास है और आपको ये दिख रहा है कि स्टॉक अभी सस्ता हो गया, 2000 का स्टॉक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में मिल रहा है, 52 वीक लो के आसपास है, और इसलिए अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो 99% चांस ये है कि आपका पैसा डूबने ही वाला है। तो वैसे इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जस्ट बिकॉज स्टॉक 52 वीक लो के पास में है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर आपको इस स्टॉक के रिलेटेड कोई न्यूज़ वगैरह चेक करनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। न्यूज़ वगैरह जो जितनी भी न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होंगे इस स्टॉक के बारे में वो आपको डायरेक्टली इधर देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर ये स्टॉक कोई डिविडेंड स्प्लिट या कोई भी अगर कॉर्पोरेट इसका रिजल्ट अनाउंस करने वाला होगा तो वो आपको इवेंट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे 19 अप्रैल को इन्होंने अपना रिजल्ट अनाउंस किया था, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे और अप्रैल में और चेक लेटेस्ट फाइनेंशियल्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको डायरेक्टली उसकी बैलेंस शीट ओपन करके बता देता है। तो आप ऐसे भी बैलेंस शीट ओपन कर सकते हो। बाकी आगे वीडियो में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो फिर से हम ओवरव्यू वाले सेक्शन में आ जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो नीचे आने के बाद अब आपको जो मेन है वो दिखता है फंडामेंटल्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझना। अगर आप इसमें से चीज़ें समझ जाते हो तो काफ़ी लोगों से आप आगे निकल जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप आपको ये बताता है कि जितने भी इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स है उनकी सारी मिलाकर टोटल में वैल्यू कितनी है, तो वो बताता है दोस्तों मार्केट कैप। अब जनरली जितना ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप होता है, अब जितना ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप उतनी बड़ी वो कंपनी होती है। और ICICI बैंक हमारे निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो ऑब्वियसली ये टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया में से एक है जो लिस्टेड है। तो इसका आप मार्केट कैप देख सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अब जनरली अगर आप लार्ज कैप कंपनीज यानी कि जो भी टॉप 100 कंपनीज़ हैं हमारी लिस्टेड इंडिया की, उनको हम लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं। तो जनरली अगर आप लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में आप ये नहीं एम कर सकते कि ये स्टॉक 2 साल में या 3 साल में डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिंपल लॉजिक लगाइए, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के डेट में कितना है। हम पकड़ लेते हैं कि 10 लाख करोड़ का है राउंड फिगर में। अब अगर 10 लाख करोड़ का इसका जो मार्केट कैप है वो 20 लाख करोड़ होगा तब उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से डबल होना मतलब ईजी तो है नहीं कंपनी के लिए कि ऑलरेडी 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उससे वो 20 लाख करोड़ पर जाएगा, तभी वो शेयर होल्डर के लिए पैसा बनाएगा और उसका स्टॉक भागेगा। तो ये इतना ईजी नहीं होता है लार्ज कैप कंपनीज़ के लिए ईजिली 2 गुना या 3 गुना ग्रो कर पाना।
पर वही अगर आप ये चीज़ मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स में अगर देखोगे तो वहाँ पर कंपैरेटिवली आपको मार्केट कैप बहुत ही स्मॉल होता है। कई कई में 5,000 होता है करोड़, कई कई में 2,000 करोड़ होता है, कभी कभी आपको 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की मिलेगी। तो 10,000 करोड़ की कंपनी इजीली 20,000 करोड़ की हो सकती है, 5,000 की कंपनी इजीली 10,000 की हो सकती है। तो उसमें आपको जो पैसा बनेगा स्टॉक में वो ज़्यादा रहेगा। तो हमेशा आपको ये चेक करना है कि जिस भी टाइप के कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो उसका मार्केट कैप कितना है, वो कौन से टाइप ऑफ मार्केट कैप में आता है। क्या वो लार्ज में आता है? अगर टॉप 100 कंपनीज़ में है तो वो लार्ज में आएगा। अगर 101 से 250 के बीच में है टॉप, तो फिर वो मिड कैप में आएगा। और 250 के बाद में अगर वो कंपनी आती है तो फिर वो स्मॉल कैप में कंसिडर की जाती है। तो जनरली पोटेंशियल किस में होता है दोस्तों? तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ज़्यादा पोटेंशियल होता है, पर यहाँ पर रिस्क भी उतनी ही ज़्यादा होती है क्योंकि छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी अगर नहीं स्केल कर पाई, नहीं ग्रो कर पाई, तो वो इवेंचुअली बंद भी हो सकती है, या अगर ग्रोथ खत्म हो जाती है तो फिर वैसे भी स्टॉक पैसा नहीं बनाता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है मार्केट कैप। उसके बाद है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको ये बताता है कि ये जो कंपनी है वो उनके शेयर होल्डर्स का जितना भी पैसा है वो कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रही है और उससे प्रॉफिट बना रही है। यानी कि अगर 20% अगर इस कंपनी का आरओई है तो 20% इफेक्टिवली ये आपके पैसे को यूज़ करके उस पर प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो आरओई का सिंपल आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आरओई जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है। तो ठीक ठाक आरओई आपको देखने के लिए मिलता है, जनरली 15 से 20 के आसपास होना चाहिए। पर ये सिर्फ मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप ऑफ स्टॉक्स में अलग अलग आरओई और उस हिसाब से मेट्रिक भी चेंज होता है। पर आप फिलहाल के लिए एज ए बिगिनर ये समझ सकते हो कि 15 से 20 के आसपास अगर आरओई है तो जनरली हम उसे अच्छा मानेंगे, और 20 के ऊपर है तो बहुत ही अच्छा। फिर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक आ जाता है हमारा पीई रेशो। पीई रेशो का मतलब होता है दोस्तों प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कंपनी अगर 1 रुपये कमा रही है तो उसके बदले में शेयर होल्डर्स कितना पैसा देने के लिए तैयार है। इसका पी चल रहा है 20 के आसपास। इसका मतलब अगर कंपनी 1 रुपये कमा रही है तो उसके बदले में शेयर होल्डर्स 20 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो यही आपको पीई बताता है। अब पीई ज़्यादा हो तो अच्छा है, कम हो तो अच्छा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा मिथ है कि पीई जितना कम उतना अच्छा। ये स्टेटमेंट सही है पर ये पार्शियली सही है। इसको कैसे चेक करना है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। पीई हम क्या देखेंगे? पीई हमने देख लिया कि इसका 20 है, पर अगर इसका इंडस्ट्री पीई अगर 10 होता तो आपको सिंपल ये तो पता पड़ रहा है कि इसके इंडस्ट्री में जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं उनका एवरेज है 10 और ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 20 के वैल्यूएशन। इसका मतलब ये जो स्टॉक है वो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा ओवर वैल्यूड साइड पर ट्रेड कर रहा है। पर इसका मतलब ये है क्या कि वो स्टॉक गंदा है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इंडियन मार्केट में जहाँ पर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपको अक्सर जो कंपनीज अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी है, उनका पीई आपको अक्सर हाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रोइंग कंपनीज में आपको अक्सर पीई रेशो ज़्यादा दिखता है, क्योंकि लोग उतना पैसा देने के लिए, उतना प्रीमियम देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं क्वालिटी स्टॉक्स में। तो हम टोटली इस बेसिस पर तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो पी ज़्यादा है तो इसका मतलब स्टॉक खराब है या ओवर वैल्यूड है। काफ़ी बार मैंने 60 के या 70 के पीई पर भी स्टॉक खरीदे हैं और उसमें भी पैसा डबल हुआ है। तो बिल्कुल भी आप ये मेट्रिक पर जा नहीं सकते कि पी ज़्यादा है इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। पी ज़्यादा है और कंपनी आपको फिर भी प्रॉमिसिंग लग रही है तो बिल्कुल आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, आप पूरा पैसा इन्वेस्ट मत करिए एक ही शॉट में। आप 3 अलग अलग हिस्से करिए अपने कैपिटल के। 30% अभी इन्वेस्ट करिए, 30% बाद में करिए, 30% उसमें और करेक्शन मिलता है तो करिए। तो ऐसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर सकते हो। फिर ईपीएस होता है दोस्तों। ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर। इसका फॉर्मूला होता है जितना भी नेट प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से। इसका मतलब एक शेयर पर ये जो कंपनी है वो कितना पैसा कमा कर दे रही है। तो ये ईपीएस जो इसका है वो 71 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ईपीएस का भी वैसा ही है दोस्तों, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। तो अगर आपको दिख रहा है किसी कंपनी में पिछले कई समय से ईपीएस बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बनाकर दे रही है। और अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बनाकर दे रही है इसका मतलब वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको किसी भी टर्म में कन्फ्यूजन भी हो जाता है दोस्तों तो आपको ये एक आई बटन देखने के लिए मिलेगा। इस पर क्लिक करके ना आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो।
फिर आपको ये जो इंडस्ट्री पीई है ये हमेशा रेफरेंस के लिए यूज़ करना है अपने स्टॉक को, ये देखने के लिए कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो ये चेक करने के लिए आप इंडस्ट्री पीई हमेशा चेक यूज़ कर सकते हो। फिर डेट टू इक्विटी दोस्तों, डेट टू इक्विटी एक ऐसा रेशो होता है जो हमें ये बताता है कि कंपनी के पास जितना इक्विटी है उसके कंपैरिजन में इसने कितना कर्जा लेकर रखा है, यानी कि डेट लेकर रखा है। तो जनरली ये अगर 1 से नीचे है तो हम अच्छा मानते हैं, पर अलग अलग इंडस्ट्री के लिए ये अलग अलग होता है। अब अगर आप किसी भी फाइनेंशियल को जज कर रहे हो तो आप सिंपल एक लॉजिक लगाइए। कोई भी फाइनेंस की अगर कंपनी है, यानी कि बैंक्स हो गई या NBFCs हो गई, जिनका मेन काम क्या होता है, लोगों को लोन देना और उस लोन से वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो जितना भी उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है या जितना भी लोन का इंटरेस्ट रेट वो लेते हैं उससे उनका प्रॉफिट बनता है। तो सिंपल सी बात समझिए, अगर कोई बैंक है, उस बैंक के पास अगर कर्जा देने के लिए पैसा ही नहीं है तो वो बैंक पैसा बना पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो वो बैंक क्या करेगा, वो बैंक कहीं से लोन लेगा। अब वो किसी भी इन्वेस्टर से ले सकता है, RBI से ले सकता है, किसी से भी ले। तो वो बैंक क्या करेगा, पैसा लेगा, खुद पैसा लेगा, समझो वो 8% पर इधर से पैसा लेगा और वो बाकी लोगों को लोन देगा 12% पे, 14% पे, 16% पे। तो ये जो जितना भी बीच का जो मार्जिन होगा या बीच का जितना भी डिफरेंस होगा, 4%, 5% जितना भी, तो वो प्रॉफिट जो होगा वो बैंक का होगा। तो इसमें डेट टू इक्विटी अगर हम देखने जाएंगे तो बैंक्स की आपको ज़्यादा भी रही तो वो अच्छी ही बात है। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास कस्टमर्स है, अगर वो पैसा दे पा रहे हैं तभी तो वो ज़्यादा कर्जा उठाएगा ना, और ज़्यादा कर्जा उठा रहा है मतलब वो ज़्यादा कर्जा दे रहा है, और दे रहा है मतलब उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे दोस्तों आपको अलग अलग मैट्रिक्स को पढ़ना पड़ता है। अब ये अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होता है, पर अगर आप एक बिगिनर भी हो तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि सोचना कैसे है। अगर आप ये समझ गए ना कि चीज़ों को लेकर सोचना कैसे है, तो आप काफ़ी सारे लोगों से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपने आप इन्वेस्ट करके भी। तो मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे है। अभी मैं आपको और एक बैंक का मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ। ICICI को छोड़ते हैं, हमारी जो सबसे बड़ी बैंक है SBI बैंक, उसका भी एक बार डेट टू इक्विटी देख लेते हैं अगर अवेलेबल होगा तो इसका भी नहीं है। फिर एक NBFC का देख लेते हैं, एक अरमान फाइनेंशियल्स नाम की कंपनी है। पर ये जो भी मैं स्टॉक के नाम ले रहा हूँ दोस्तों, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, समझ लेना, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर आप इधर देखोगे तो इसका डेट टू इक्विटी 1.66 है। अब अगर कोई भी थ्योरेटिकली इस पर जाएगा तो वो क्या बोलेगा, भाई मैंने तो पढ़ा है डेट टू इक्विटी 1 से कम हो तो ही स्टॉक अच्छा है। पर ये जो कंपनी है वो काम ही ये करती है कि वो लोगों को लोन देती है। लोगों को लोन कब देगी, जब उसके पास पैसा होगा, और कंपनी के पास जादू से पैसा तो आएगा नहीं, कंपनी किधर से तो भी लोन लेगी और फिर ही वो आगे लोन देगी। तो इसीलिए इनका डेट टू इक्विटी रेशो, जितने भी फाइनेंशियल्स होते हैं जिनका बिजनेस मॉडल ही लोन देने पर है या पैसे से रिलेटेड है, तो वो लोग तो लोन लेंगे ही ना, वो तो अच्छी बात है। तो उस केस में आप डेट टू इक्विटी ज़्यादा रहा तो अच्छा है। आप अगर इसका पिछला परफॉर्मेंस भी देखोगे पिछले 1 साल में तो ख़राब है, मान रहा हूँ, पर अगर आप 5 सालों में देखो तो ये स्टॉक कितना फटा है आप इधर देख सकते हो। तो डेट टू इक्विटी तो इसका ज़्यादा ही है, पर फिर भी स्टॉक तो चला है ना। अगर आप इसका 2 साल का भी डेटा देखोगे तो भी आपको ठीक ठाक ही रिटर्न देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको दोस्तों जज करना होता है। तो इवेंचुअली पहली बार में ही आपको सारी चीज़ें नहीं समझेगी, पर आप अगर धीरे धीरे चीज़ों को समझने का ट्राई करोगे बेसिक कॉमन सेंस के लेवल से ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और वो अगर आपका एक बार सेट हो गया तो आप स्टॉक मार्केट में सेट हो गए। तो फिर से चलते हैं हमारे ICICI बैंक के एनालिसिस पे और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है दोस्तों फाइनेंशियल्स की बात है। अब यहाँ पर सिंपल बेसिक कॉमन सेंस है। अगर हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो हम कैसे मानेंगे कि वो बिज़नेस अच्छा चल रहा है या नहीं? अगर आप ज़्यादा चीज़ें बेचोगे इसका मतलब आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, कॉमन सेंस है। रेवेन्यू बढ़ रहा है यानी कि ये कंपनी बिज़नेस कितना कर पा रही है और वो ग्रोइंग डायरेक्शन में है या नहीं। तो मार्च 24 के क्वार्टर से लेकर तो मार्च 25 के क्वार्टर तक आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर चेक करोगे तो आपको सीधा ग्रोथ दिखेगी। और आप अगर क्वार्टरली बेसिस पर भी चेक करोगे तो आपको ये जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखेगा। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इस बिज़नेस में ग्रोथ थी, मतलब इनका रेवेन्यू बढ़ रहा था। और ईयर ऑन ईयर भी अगर हम कंपेयर करें तो उसमें भी आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर आपको और क्लियर व्यू चाहिए तो क्वार्टरली की जगह पर ईयरली पर सेट करिए, तो आपको और अच्छी सी चीज़ समझेगी कि 2020 से लेकर इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो अच्छे खासे रेट से ग्रो हो रहा है। अच्छे खासे रेट से तो नहीं कहूँगा, पर कंपैरेटिवली बाकी के बैंक से तो ठीक ठाक ही ये ग्रो कर रहा है।
और ये ही रीज़न है दोस्तों कि कंपनी का जो स्टॉक है वो भी ग्रो हो रहा है। अब रेवेन्यू हमने देख लिया। अब रेवेन्यू तो दोस्तों बन जाता है कैसे, मान लेते हैं कि मैं कोई चीज़ 100 रुपये में बना रहा हूँ, हाँ, और मैंने उसके 10 पीस बेच दिए, तो मैंने कितने रुपए का रेवेन्यू कर दिया? 1000 रुपये का मेरा रेवेन्यू हो गया। अब इसमें से मेरा मुनाफा कितना है, इस पर गेम डिपेंड करता है। अब अगर मैं ये 100 रुपये वाली जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ, ये अगर मैं 50 रुपये में बना रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं 50% का मुनाफा कमा रहा हूँ हर एक यूनिट पर अगर ये 100 रुपये की चीज़ जो मैं बेच रहा हूँ वो अगर मैं 90 रुपये में बना रहा हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये कमा रहा हूँ। तो आपको ये भी देखना है कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है ऑब्वियसली, पर क्या उस पर प्रॉफिट भी बढ़ रहा है? तो प्रॉफिट मेट्रिक पर आ जाते हैं। प्रॉफिट भी अगर आप चेक करोगे तो प्रॉफिट भी कंपैरेटिवली आप रेवेन्यू के अगर चेक करोगे तो प्रॉफिट में थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ मुझे ग्राफिकली यहाँ पर दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्वार्टरली की भी हम देख लेते हैं एक बार। तो क्वार्टरली में आप देखोगे तो 2 क्वार्टर में ज़्यादा था, तीसरे में ज़्यादा था, फिर फोर्थ और फिफ्थ में जो भी है वो इतना ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं देखने के लिए मिल रही है। तो आपको मोटा मोटी अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक का एनालिसिस करना है तो आप ईयरली पर लगा सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो फिर आप क्वार्टरली वाला ये जो फिल्टर है वो लगा सकते हो। नेटवर्थ का इतना ज़्यादा मुझे सिग्निफिकेंस लगता नहीं है, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, या इतना ज़्यादा वेटेज मैं नेटवर्थ को देता नहीं हूँ। तो अगर आप इन डिटेल में चेक करना चाहते हो तो व्यू डिटेल्स में आप जा सकते हो, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वगैरह देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो ट्रेंड है ये एक बहुत ही अच्छा है दोस्तों, यहाँ से आप डायरेक्टली जज कर सकते हो कि इस पार्ट का जो रेवेन्यू का जो ट्रेंड है वो क्वार्टरली बेसिस पर कैसा रहा है। तो ये आपको पिछले 5 साल का डेटा बताता है। अभी ऊपर मैंने क्वार्टरली सेलेक्ट किया है, तो ये क्वार्टरली के हिसाब से, अगर ईयरली करूँगा तो ये ईयरली के हिसाब से, तो ये जो ईयर है आप इधर से सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो ये जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो पिछले 5 साल का डेटा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और छोटे टर्म में अगर आपको ट्रेंड चेक करना है तो यहाँ से आप देख सकते हो रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। ये जो प्लस माइनस है, इधर माइनस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये स्क्वीज़ हो जाता है, और अगर आप ये प्लस पर क्लिक करो तो ये एक्सपांड हो जाता है, जहाँ पर आप इन डिटेल चाहो तो एनालिसिस कर सकते हो। नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है ये हम यहाँ से देख ही सकते हैं ट्रेंड में, कि इसका जो 2020 में नेट प्रॉफिट कितना था, लगभग 11,000 करोड़, फिर 21 में 20,000 करोड़ हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 34 हुआ, फिर अभी 45,000 करोड़ है। तो आप देख सकते हो सिंपली कि यहाँ पर आपको बिजनेस के प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही है। अगर कोई भी कंपनी पैसा बना रही है तो वो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल उसका स्टॉक चलने ही वाला है। कभी कभी होता है कि कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट दे रही है, ग्रोथ भी कर रही है, पर स्टॉक वैसे ही सड़ते रहता है, साइडवेज ही पड़ा रहता है, पर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम सब अपनी पूरी ताकत भी लगा ले तो भी स्टॉक नहीं चलने वाला। तो उसको जब चलना है वो चले। अगर कंपनी में आपको दम दिख रहा है तो आप इन्वेस्टेड रहिए, आज नहीं तो कल वो स्टॉक ऑटोमेटिकली चल ही जाएगा, अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ नहीं चल रही है तो ठीक उसी तरीके से आप अगर बैलेंस शीट देखना चाहो तो बैलेंस शीट भी देख सकते हो। बैलेंस शीट में आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ देखने के लिए मिलती है। तो जितने ज़्यादा असेट्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। आपको लायबिलिटीज़ इधर देखने के लिए मिलेगी और एसेट्स ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर हम 20 से अगर इसका एनालिसिस करें तो 20 में आप देखो एसेट्स और लायबिलिटीज़ में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ थे। फिर 21 में आप देखिए, 21 में भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ ठीक ठाक ही थे, क्लोज ही थे। फिर 23 में अगर आप देखोगे तो फिर भी आपको क्लोज ही दिखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस अभी बढ़ रहा है 24 में। जनरली आपको ये देखना है दोस्तों कि जितने भी एसेट्स है वो अपने लायबिलिटी से ज़्यादा है या नहीं। अगर वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको चिंता करनी पड़ेगी और आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा कि स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो कैश फ्लो में आपको ये पता पड़ता है कि कैश कहाँ से आ रहा है और कौन से एक्टिविटीज़ से आ रहा है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी कि जो भी बिजनेस ऑपरेट करता है उससे कितना कैश आ रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट अगर इन्होंने की है, यानी कि कोई भी ब्रांच एक्सपांशन हो या कहीं भी एक्वाइजिशन हो, कोई भी कंपनी को एक्वायर किया हो, जितना भी उनका ये सब एक्वाइजिशन या कंपनी को एक्सपांड करने का जितना भी है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट भी आप अगर देखोगे तो इन्होंने बहुत भरकर इन्वेस्ट किया है 2024 में। ऑब्वियसली ग्रोइंग कंपनी है, उनको अगर ज़्यादा ब्रांचेस खोलने हैं तो उनको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात है। तो भले ही इधर माइनस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो उनके अकाउंट से गया है, इसलिए वो माइनस में है, पर इसका मतलब गंदा नहीं है। ऑब्वियसली ये पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो कल को जाकर उसके रिजल्ट्स भी दिखेंगे। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना होता है। तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, बैक कर लेते हैं। इसके बाद है दोस्तों ये शेयर होल्डिंग पैटर्न। काफ़ी लोग इसको भगवान मानते हैं, पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे अगर दिख गया किसी स्टॉक में, अगर FII या DII स्टेक बढ़ा रहे हो तो मुझे कुछ अलग ही कुछ चीज़ मिल गई जिसमें मैं अभी इन्वेस्ट ही कर दूंगा और मेरा पैसा बनने ही वाला है। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। FIIs
पिछले 2-3 साल में अगर आप देखोगे तो अपने इंडियन इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो एलोकेशन को कम कर रहे थे, और जब मार्केट बॉटम पर था तभी भी वो लोग सेलिंग कर रहे थे, और मार्केट अभी रिवर्स कर गया है तभी भी वो लोग सेलिंग कर रहे हैं। पर अभी पिछले टाइम जैसा नहीं रहा है कि FIIs अगर चाहे तो मार्केट गिरा सकते हैं या उठा सकते हैं। अभी इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स की भी SIP बुक इतनी बढ़ चुकी है कि FIIs इतने ईजिली मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं स्टॉक्स को। तो आपको ये समझना है कि उनको अगर बाय करना है या उनको अगर सेल करना है तो उनका बड़ा पोर्टफोलियो होता है। अब कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है आपको कुछ भी नहीं पता होता, आपको सिर्फ ये दिखता है कि FII ने 12% से अभी अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन इस स्टॉक में 13 कर दिया है। अब वो कब खरीद के बैठा है, कौन से प्राइस पर खरीद के बैठा है, कौन से मेंटेलिटी से खरीद के बैठा है, आपको कुछ भी नहीं पता। आपने सिर्फ ये देखा कि 12% का 13% हो गया है, इसीलिए आप वो स्टॉक में कूद गए। तो ये आपको बिल्कुल भी करना नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो भी है इसको आपको 10 या 20% से ज़्यादा वेटेज देना नहीं है अपने डिसीजन मेकिंग में। फिर ये टोटल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, ये तो सब फालतू चीज़ें, इसको आपको चेक करना नहीं है। अब कौन सा म्यूचुअल फंड ये क्यों खरीद रहा है, ये इससे आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो और आपका इन्वेस्टमेंट साइज़ अलग है। तो आपका एलोकेशन आपके रिस्क के हिसाब से होना चाहिए। वो म्यूचुअल फंड को ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज के म्यूचुअल फंड है, बैंकिंग के म्यूचुअल फंड है। अब वो ना चाहता हुआ भी कोई भी दूसरी बैंक भी होगी जो फालतू होगी, जो अच्छी नहीं कर रही होगी, उसको वो भी खरीदना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका क्राइटेरिया ही है, वो वही कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट ये सब चीज़ें फालतू होती है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी आपको कंसिडर नहीं करना है। जो ऊपर की चीज़ें मैंने बताई उस पर आप जितना ज़्यादा भार दे सकते हो उतना देना। और उसके बाद अगर आपको ये सब चीज़ अगर समझ में आ जाती है तो एक चीज़ होती है कंपनी का कॉन कॉल और PPT आपको BSE के वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल टाइप करिए जो भी स्टॉक में आपको एनालिसिस करना है। समझो मुझे ICICI बैंक का करना है तो ICICI बैंक कॉन कॉल, ICICI बैंक PPT, ये सब चीज़ आप सर्च करके वो चीज़ पढ़ना। वो चीज़ पढ़ने के बाद भले ही आपको पहली बार में कुछ नहीं समझेगा, पर अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे ना 3-4 क्वार्टर, अलग अलग क्वार्टरली आपको PPT और कॉन कॉल मिल जाता है। नहीं भी मिलता है तो आप जितना मिलता है उतना पढ़ लीजिए। पर अगर आप ये हैबिट लगाओगे ना, आप देखोगे कि कितना जल्दी आपको इस कंपनी का बिजनेस समझेगा, इंडस्ट्री के बारे में भी नॉलेज आएगा, और आपको फटाक से समझ जाएगा कि दो अगर आपके पास स्टॉक है, ICICI बैंक या HDFC बैंक, इन दोनों में से आपको पैसा किस में लगाना है। अगर आज की डेट में अगर आपको पैसा लगाना है, क्या आप ये सवाल का जवाब दे सकते हो? आपको ICICI बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या HDFC में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इन दोनों में से सही स्टॉक अगर पिक कर लेते हो अपना एनालिसिस करने के बाद, तो मेरे तरफ से ज़रूर आपका कमेंट जो है वो पिन किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आपको इस वीडियो के बाद में मिली होगी। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।